हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। सबसे पहले हम लोग कल क्या पढ़े थे? जीडीपी। दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना समझने में? समझने में दिक्कत हो रहा है तो बोलिए। दिक्कत है किसी को? सबसे पहले जीडीपी पढ़े थे हम लोग। जीडीपी क्या है? किसी देश के भीतर घरेलू सीमा में एक वर्ष में जितना भी न्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसका मार्केट वैल्यू को हम लोग जोड़ देंगे, वही जीडीपी है। किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर जितना भी एक वर्ष के भीतर न्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसके मार्केट वैल्यू को जब जोड़ देंगे तो वही जीडीपी। ठीक है, इसमें 3-4 बात ध्यान देना था कि जो प्रोडक्शन होगा उसमें हम लोग ये नहीं देखेंगे कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है, इंडियंस कर रहा है या विदेशी कर रहा है। बस भारत में प्रोडक्शन हो रहा है, भारत के जीडीपी में जोड़ देंगे। ठीक है, और इसमें क्या था कि दोहरी गणना नहीं हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल गुड्स और सर्विस को लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं लेते हैं। अगर पिज्ज़ा बनेगा तो हम लोग आटा का वैल्यू नहीं जोड़ेंगे। अगर आटा हम मार्केट से खरीद के आए हैं तो आटा जुटेगा जीडीपी, अगर पिज्ज़ा खा रहे हैं तो पिज्ज़ा जुटेगा। ठीक है, और ज्योग्राफिकल रिलेटेड कंसेप्ट है ये, क्योंकि एक भौगोलिक सीमा के भीतर का है। और जीएनपी जबकि क्या था, सिटीजन रिलेटेड कंसेप्ट। हम चैप्टर का नाम देखिए, हम लोग का चैप्टर क्या है, नेशनल इनकम। कल एक लड़का यूट्यूब पे देखे हुए कमेंट किए हुए था कि सर जीएनपी हम लोग क्यों निकालते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? क्योंकि हमारा चैप्टर का ही नाम है नेशनल इनकम। अब जीडीपी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें तो पूरा दुनिया का लोग भी जो इंडियन प्रोडक्शन कर रहा है वो भी हम लोग जोड़ दे रहे हैं। लेकिन हमारा निकालना क्या है, नेशनल। नेशनल का मतलब क्या हुआ कि जो भारतीय या भारतीय संपत्तियों द्वारा जो होगा उसी को निकालना है। तो जब तक उसमें विदेशी सबको नहीं घटाएंगे तब तक कैसे आएगा नेशनल? और इंडिया वाला प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया में ही तो नहीं कर रहा है, टाटा ब्रिटेन में भी प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो भारत या भारतीयों द्वारा या भारतीय संपत्तियों द्वारा पूरा दुनिया में जो कमाया जा रहा है उसको जोड़ देंगे, और जो दुनिया वाला इंडिया से में कमा रहा है उसको घटा देंगे। ठीक है, तो नेशनल पे आना है, ये जो भारतीय है वहां पे आना है। जीएनपी में जोड़ेंगे। इसीलिए तो नहीं, वो सवाल पूछे थे कि जीएनपी जब जीडीपी हम लोग निकाल रहे हैं तो जीएनपी निकालने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि भारतीय जो है यानी किसी भी देश पर ये अप्लाइड है, सिर्फ भारत पर ही नहीं। कि जीएनपी पढ़ने का रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि इंडियंस जो जितना प्रोडक्शन कर रहा है पूरा दुनिया में वो कहाँ से आए, वहां से आएगा तभी तो फिर एनएनपी निकलेगा। सब रिलेटेड कंसेप्ट है। अगर जीएनपी निकालें, और एक बात और है कि जीडीपी हमेशा कहाँ पे, मार्केट प्राइस पे निकालते, तो ये भी मार्केट प्राइस पे हम लोग निकाल रहे थे, ये भी हम लोग मार्केट प्राइस पे निकाल रहे थे। ठीक है, तो जीडीपी हमेशा मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, तो जीएनपी निकालने का उद्देश्य समझ गए, क्योंकि हमको नेशनल आना है यानी भारतीय जहां प्रोडक्शन कर रहा है पूरा दुनिया में, इसलिए हम लोग जीएनपी निकालते हैं। जीडीपी से एग्जैक्टली हमको नहीं पता चलता है कि भारतीय उत्पादन कर रहा है या फिर विदेशी कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम जीएनपी पर आते हैं हमको पता चलता है कि भारतीय कितना उत्पादन कर रहा है और विदेशी कितना प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, एनएनपी में क्या करते हैं, कुछ नहीं, जीएनपी में से हम लोग घटा देते हैं जो डिप्रेसिएशन है। और जैसे ही भारतीय है, इसका मतलब क्या है, हम भारतीय पर जोड़ रहे हैं, इंडियंस। जैसे ही इंडियंस बोले इसका मतलब सिटीजनशिप
रिलेटेड कंसेप्ट हो गया, नागरिक आधार। और नेशनल इनकम निकालेंगे अगर, तो हमको यही मतलब हुआ कि भारतीय द्वारा जो कमाया जा रहा है, फोर्ड कितना प्रोडक्शन कर रहा है, उससे हमको क्या लेना देना है। और चौथा क्या पढ़े थे हम लोग? इसमें क्या किए थे? कुछ नहीं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस जो था उसी में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिए और सब्सिडी को जोड़ दिए। सबसे बेसिक कंसेप्ट यही है चार। और ई जो था, इसी को हम लोग एनएनआई या एनआई बोल रहे थे, नेट नेशनल इनकम या तो नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकल गया तो फिर हम लोग पर कैपिटा इनकम निकाल लेंगे। इसमें कुछ नहीं किए थे, जो नेशनल इनकम था इसी में पॉपुलेशन से भागा दे दिए। हो गया? कोई दिक्कत है यहां तक? ये मेन कंसेप्ट है। हाँ, एक चीज और बताना था कि जैसे ही यहां से हम लोग नीचे जा रहे हैं, जीडीपी से जीएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, हमको वास्तविकता पता चल रहा है। नेशनल जैसे रियल जो हम लोग का टारगेट है नेशनल इनकम निकालना, जीडीपी से एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है। इसमें तो बस इतना पता चल रहा है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कौन नहीं। जीएनपी पर आए तो हमको पता चला कि भारतीय यानी सिटीजन कितना, मेरा जो सिटीजन है पूरा दुनिया में या इंडिया में, वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, और हमारा जो डिप्रेसिएशन है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसको घटा दिए तो एनएनपी निकल गया। और फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? बस इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। अब पर कैपिटा इनकम में कुछ नहीं करना है, नेशनल इनकम में से पॉपुलेशन को भागा दे दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? दो कंसेप्ट और पढ़े थे, रियल नेशनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम। तो रियल नेशनल इनकम में हम लोग फिक्स्ड प्राइस पर निकालते हैं और नॉमिनल में करेंट प्राइस पे निकालते हैं, बस सेम प्रोसेस है। एक होता है कंसेप्ट पोटेंशियल जीडीपी। अब हिंदी में क्या बोलेंगे पोटेंशियल को? क्षमता। किसी को आइडिया है पोटेंशियल जीडीपी का? क्या? वो पोटेंशियल डिफरेंस वाला? नहीं, वो नहीं है ये। इसमें ये है कि द लेवल ऑफ इकोनॉमी, जो इकोनॉमी का जो लेवल है, विच कैन प्रोड्यूस सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, विदाउट इंटरफेयरिंग एक्सेस इन्फ्लेशन। जीडीपी हमारा बढ़ना चाहिए, हम सब चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम कितना भी अब अब मान लीजिए हमारे पास 100 टन कोयला का भंडार है, अब सबको हम एक ही साल में प्रोडक्शन करके अब बेच दिए, अगला साल क्या करेंगे? ठीक है, तो जीडीपी का वह लेवल, ठीक है, जो सस्टेनेबल हो और एक्सेस इन्फ्लेशन यानी महंगाई ज्यादा पैदा न करे। ठीक है, जैसे आप लोग को पता है कि जैसे ही जीडीपी बढ़ता है महंगाई बढ़ता है। अब
सोच रहे होंगे कि तो बताए नहीं, अब बोल रहे हैं कि बढ़ता है। जब जब भी ग्रोथ आएगा तो वो इन्फ्लेशन लेकर आएगा। कैसे लेकर आएगा? जब ग्रोथ हुआ मान लीजिए तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुंचा, ठीक है, ज़्यादा कंजम्पशन हुआ, ज़्यादा कंजम्पशन होगा तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा। अब मान लीजिए 4 ही समोसा बच रहा है किसी दुकान पे, एग्जामिनेशन हॉल से छुट्टी हुआ, ठीक है, सबको भूख लगा हुआ है, अब सब जा के मान लीजिए उस समोसा उस टाइम ऐसे जनरल रेट 10 रुपया है, उस समय अगर 30 रुपया का बेच देगा तो खरीदेगा कि नहीं सब? क्यों? क्योंकि यहाँ रिसोर्स कम है और पैसा देने वाला ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके पास पैसा जब ज़्यादा होगा तो महंगाई बढ़ेगा, तो ग्रोथ जब होता है तो पैसा तो ज़्यादा बढ़ेगा। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सबके पास पैसा बढ़ गया, ठीक है, लेकिन इन जनरल यही होता है। ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? आपका मान लिया सैलरी 50,000 से 55,000 हुआ, तो 5,000 क्या कीजिएगा आप? कहीं एक्स्ट्रा खर्च कीजिएगा ही, ठीक है। तो ग्रोथ जब भी होता है या तो सेविंग कीजिएगा, कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिएगा 5,000 का, ठीक है। तो पोटेंशियल जीडीपी का वह लेवल है जो क्या हो? सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का पता है हमको हिंदी, सस्टेनेबल हो और नॉट एक्सेस इन्फ्लेशन करे। नॉट एक्सेस इन्फ्लेनेसरी हो, यानी सतत हो और ज़्यादा महंगाई ना पैदा करें। एक्चुअली हाईएस्ट लेवल ऑफ जीडीपी है, हाईएस्ट लेवल ऑफ जीडीपी बोल सकते हैं इसको। मतलब जीडीपी का वह लेवल जो मैक्सिमम लेवल है, जहां पे हम लोग सस्टेनेबल ग्रोथ कर सकते हैं और ज़्यादा महंगाई पैदा ना हो, नॉट एक्सेस इन्फ्लेशनरी हो, इसी को पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। बहुत ये सब बेसिक कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पोटेंशियल जीडीपी क्या है? इकोनॉमी के आउटपुट का वह लेवल है, जीडीपी का वह लेवल है जो सस्टेनेबल हो और ज़्यादा महंगाई पैदा ना करे। समझ में आ गया? और हाईएस्ट लेवल मतलब वो लेवल है जहाँ पे जाकर जीडीपी का एक लेयर हम लोग बनाए रख सकते हैं सस्टेनेबल, यानी लॉन्ग टर्म में। हो गया? नेक्स्ट स्लाइड करें। इसमें कुछ नहीं, बस जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ का वो लेवल है जिसको हम लोग सस्टेनेबल बना सकते हैं, यानी लंबे समय तक हम लोग अभी आएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, और नॉट बहुत ज़्यादा महंगाई भी ना पैदा करे। जैसे मान लीजिए अभी इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है 4% या 6% मान, और लेकिन इंडिया का पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ कितना है? लगभग 10-11%। इसका मतलब है कि इंडिया 6 अगर चाहे तो 6 से मतलब हाईएस्ट 10-11% इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल बना सकता है। अब सोचिएगा कैसे बना सकता है? बहुत सारा रीजन है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, एफडीआई को बढ़ावा देना पड़ेगा, वो सब बहुत सारा रीज़न है, आगे आएगा, ठीक है। अभी बस इतना ही समझना है। हो गया? कोई दिक्कत? बोलते नहीं हैं आप लोग कुछ। हम कल भी बोले कि सीखना और सिखाना टू वे कंसेप्ट है,
वन वे नहीं समझना है, वन वे जहां समझिएगा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आते रहता है जनरली, खास करके किसी को इंग्लिश से दिक्कत है, हिंदी से दिक्कत है, क्या दिक्कत है? सबका फोकस 67 बीपीएससी पर ही है। अच्छा, ऐसा है क्या? हम तो सोच रहे थे सब यूपीएससी वाला है यहाँ पे। तो ये जनरल क्वेश्चन है, ये सब कंसेप्ट से कभी भी सवाल पूछता है और छोटा छोटा ही सवाल पूछता है बीपीएससी। सब इकोनॉमिक्स ही सब में बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पूछता है। तीन तीन है आउटपुट अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच, और इनकम अप्रोच। और डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि जीडीपी कैलकुलेट करने का इनमें से कौन सा मेथड नहीं है, और ये तीनों ऑप्शन दे देगा और चौथा कोई और दे देगा। हिंदी भी लिख दे क्या? आउटपुट का क्या है हिंदी? उत्पाद नहीं होगा, परिवर्धन। जोर से बोलिए। एक्सपेंडिचर का तो पता है ना, व्यय। इनकम, बस इसमें याद रखना, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है, ये तीनों याद रखना है और इसको इसके डिटेल में हमको नहीं जाना है। गूगल भी तो आउटपुट को क्या बोल दे? उत्पादन। आउटपुट आउटपुट ही रहने दीजिए, ज्यादा इसमें आउटपुट तो सबको समझ में आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। हिंदी में ही लिख लीजिए। हो गया। बस इसमें बस याद रखना है कि कैलकुलेट करने का तीन मेथड है, आउटपुट अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच और इनकम अप्रोच। आउटपुट अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी आउटपुट है किसी इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट निकला उस सब के आउटपुट का दाम निकाल के और जोड़ देंगे। ठीक। एक्सपेंडिचर अप्रोच में क्या करेंगे हम लोग, जितना भी लोग खर्च कर रहा है हमारे देश का उस सब को जोड़ देंगे। इनकम अप्रोच में क्या करेंगे हम लोग, इनकम जो है अब सीधा सीधा नहीं है, उसमें और भी डीप में कंसेप्ट है, लेकिन सिंपली इतना ही समझना है। इनकम अप्रोच में
सबका जो इनकम होगा अगर उसका वो जोड़ देंगे तो कुछ हद तक ऐसा लगता है ना कि हो जाएगा मिला जुला कर। ऐसा नहीं है कि जीडीपी एकदम एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है। अगर जीडीपी एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट रहता तो हम लोग जीएनपी, एनएनपी और नेशनल इनकम क्यों पढ़ते? आगे आगे बताएंगे जीडीपी का भी लिमिटेशंस है। क्या आउटपुट अप्रोच? जो भी आउटपुट होगा, जैसे मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, उसका प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी मार्केट में आएगा उसका जो वैल्यू होगा उसको जोड़ देंगे। बैक लेट से आए हैं क्या? इतना लेट? टाइमिंग बढ़ा दिया जाए क्या? दिक्कत हो रहा है उठने में? हो गया, जल्दी कीजिए भाई। हो गया? एक कंसेप्ट बहुत चर्चा में अभी नया है, कंसेप्ट ग्रीन जीडीपी। नाम सुने होंगे, नाम सुने हैं ग्रीन जीडीपी का? ग्रीन से नाम ही लग रहा है। अब इसको क्या लिखे हम? ग्रीन मतलब हरित लिख सकते हो या हरा जीडीपी, इसीलिए हिंदी में पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। अब क्या बोले, हरा जीडीपी? क्या? अच्छा छोड़िए, ज्यादा दिमाग हिंदी में नहीं लगाना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो जीडीपी निकाले हैं, ठीक है, जीडीपी हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं, उसमें से क्या कर देना है, जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होगा, उसको घटा देंगे। इकोलॉजिकल का क्या होगा? पारिस्थितिकी, डिग्रेडेशन, पारिस्थितिकी में डिग्रेडेशन का क्या? हाँ, जैसे मान लीजिए इतना सारा फैक्ट्री है, मान लीजिए प्लास्टिक का फैक्ट्री है, इतना सारा पोल्यूशन निकलता है, ठीक है, व्हीकल ही है, इतना सारा पोल्यूशन निकलता है, कोल माइनिंग ही हम लोग कर रहे हैं तो बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है, उसका भी तो इम्पैक्ट है ना। अगर दिल्ली में इतना पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है ठंडा में पराली जलाने से, तो उसका ह्यूमन हेल्थ पर भी इफेक्ट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर इम्पैक्ट है उसका, तो इसको भी जोड़ते हैं। ये मॉडर्न कंसेप्ट है ग्रीन जीडीपी का, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ जीडीपी निकाल लेने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए लाल टिब्बा पर, मसूरी रेंज के ऊंची चोटी पर हम होटल बना दिए 5 स्टार, ठीक है, अब वहां से वेस्ट फेंक रहा है और मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, पहाड़ को इतना जो आदमी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है वहाँ पे होटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिया, ठीक है। अब आद होगा उत्तराखंड का त्रासदी, जब त्रासदी आया तो हजारों लोग मर गया, और हर साल ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसके कारण इतना जो हो रहा है, साइक्लोन आ रहा है, फिर टेम्परेचर बढ़ने से भी बहुत लोगों का पिछला ही साल धारा 144 बहुत जिला में लगा था, तो इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी तो है ना। अगर हम लोग डेवलपमेंट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हमको प्रभावित करता है।
और उस इन्वायरमेंट के जो डिग्रेडेशन होगा उसका भी तो कोई मूल्य होगा। उस मूल्य को अगर हम लोग घटा देंगे तो उसी को बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। समझ में आ गया कि इन्वायरमेंट रिलेटेड कंसेप्ट है। जीडीपी के ग्रोथ के लिए जो हमको इकोलॉजिकल लॉस सहना पड़ रहा है, ठीक है, उसको घटा देंगे तो हमको ग्रीन जीडीपी है। पारिस्थितिकी में बहुत सारा, वही तो बता रहे थे, असंतुलन जो हम लोग कर रहे हैं, पोल्यूशन हो गया या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये सब औद्योगिक क्रांति, ये वही तो करना है। तो अभी इतना फेमस कंसेप्ट कहाँ है, बस एक अंदाजा लगा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए साइक्लोन आया, उसमें से बहुत सारा लोग मर गया, ठीक है। अब मान लीजिए अमेरिका में भी देख रहे हैं आजकल इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा है साइक्लोन का, ठीक है। अब तो ये सब के कारण जो लॉस होता है, जो अलग अलग आपदा आता है, उस सब से अंदाजा लगाते हैं। एग्जैक्ट बस ये कंसेप्ट है, वही ना बोले, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। कैसे होता है ये हमको ज़्यादा नहीं सोचना है प्रीलिम्स में, ठीक है। जो भी नेचुरल डिजास्टर आता है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए अगर हम रिलीफ पैकेज देते हैं तो जीडीपी से घटाएंगे तो काउंट होगा क्या? जो भी प्राकृतिक आपदा आता है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम रिलीफ पैकेज देता है सरकार, तो वो जीडीपी में से घटाएंगे तो वही इंडिया की जीडीपी। क्या? अच्छा, वो बोल रहे हैं कि जो राहत पैकेज दे दिया उसको कर देंगे तो हो जाएगा। उसका इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेचर का लॉस तो आप कैसे नहीं कॉम्पनसेट कर सकते हैं? आप क्यों भाई डीप में जाना चाहते हैं? दिक्कत हो जाएगा। हर चीज का बोले ना, हर क्यों का जवाब है, लेकिन हर क्यों का जवाब नहीं ढूंढना है। अब पूरा दुनिया में जो इकोलॉजिकल लॉस हो रहा है, पूरा दुनिया में कहाँ कहाँ इंडस्ट्री है आपको पता है? नहीं। अपने ही देश में कहाँ कहाँ लॉस हो रहा है पता है? एक्सीडेंट में मान लीजिए मर गया है, पोल्यूशन से ही किसी को मान लीजिए हो गया कोई बीमारी और वो मर गया, उसको एग्जैक्ट हम लोग नहीं निकाल सकते, यही तो बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, बस कंसेप्ट है। बस यही इसमें बस सिंपली यही देखना है कि जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को जो हम लोग प्रभावित कर रहा है उस पे ध्यान देना है, उसको घटा देंगे, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत डेवलपमेंट के बारे में तो कल बताए थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में कंपैरिजन भी बताए थे। अब मान लीजिए ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन उसको सस्टेनेबल कैसे करें हम लोग, सतत कैसे करें, मतलब रेगुलर कैसे करें हम लोग। रेगुलर ग्रोथ 6%, 7%, 10% को कंटिन्यू आखिर कितने साल तक कर सकते हैं? जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका में है, जीडीपी का ग्रोथ कितना आ गया है? 1%, 2% पे, ठीक है। तो हम लोग जीडीपी को सस्टेनेबल कैसे करें, इसके लिए सबसे पहले विचार दिया था क्लब ऑफ रोम। लिख लीजिए, क्लब ऑफ रोम। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्लब ऑफ रोम। और ये बोला कि लिमिट्स टू ग्रोथ। यानी हम जो ग्रोथ कर रहे हैं उसका एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि अगर लिमिट क्रॉस करेंगे तो फिर सस्टेनेबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना कि 2004 से 12-13 तक इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ किया, लेकिन उसके सस्टेनेबिलिटी को बरकरार नहीं रख पाया।
फिर कम गया धीरे 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 धीरे, ठीक है। हाँ हाँ, क्लब ऑफ रोम जो है ये भी डायरेक्ट पूछे हुए सवाल है बहुत सारे एग्जाम में, कि सबसे पहले क्लब ऑफ रोम जो है वो यही पूछ देगा, लिमिट्स टू ग्रोथ कंसेप्ट कौन दिया, 4 गो ऑप्शन दे देगा। क्लब ऑफ रोम, और ये 1968 में जब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग होने लगा, इन्वायरमेंटल लॉस होने लगा, तो चूंकि विकसित देश हो गया था वेस्टर्न कंट्री, तो उन लोग क्या सोचा कि अब तो हम लोग ग्रोथ कर ही लिए हैं, ठीक है, तो हम लोग कैसे अब उस ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाएं और इन्वायरमेंटल लॉस को कैसे कम करें, तो इस दिशा में विचार करना शुरू किया। तो इसी विचार में सबसे पहले क्लब ऑफ रोम बोला कि नहीं, लिमिट्स होना चाहिए ग्रोथ करने का। ऐसा नहीं है कि जैसे ब्रिटेन किया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में पागल की तरह ग्रोथ किया, लॉस हुआ, ये सब कुछ नहीं। तब न बोलता है भारत बार बार जाकर कि आप लोग जिम्मेवार हैं जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हम जिम्मेवार नहीं हैं। आप लोग अंधाधुन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके विकसित देश बन गए और हमको बोल रहे हैं कि नहीं आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कीजिए। तो लिमिट्स बहुत तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है WTO जैसे, या फिर ये पेरिस कन्वेंशन में ही, ठीक है। तो भारत बोलता है कि नहीं। और एक और इम्पोर्टेंट है इसमें, क्या नाम था इसका, ब्रॉन्टलैंड, यूनाइटेड नेशन भी जब हर जगह से आने लगा कि नहीं ग्रोथ को सस्टेनेबल करना है, तो यूनाइटेड नेशन भी बोला कि नहीं, इस पे विचार करना जरूरी है कि जो हमारा ग्रोथ हो रहा है वो सस्टेनेबल है कि नहीं। किसी के दिमाग में तो ये नहीं ना आ रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताए ही नहीं, बताएंगे। हाँ हाँ बताएंगे बताएंगे, सब्र तो कीजिए। इसका एक रिपोर्ट था, UN एक कमीशन बनाया था, इसमें बोला था कि आवर कॉमन फ्यूचर, आवर, अब इसमें ब्रूटलैंड आयोग हिंदी भी इसका यही होगा, ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर। हमारा साझा भविष्य, ठीक है। तो ब्रूटलैंड कमीशन बोला कि हम लोग ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन इस भविष्य में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हमारा भविष्य में कैसे GDP को सस्टेनेबल बनाए, डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाए, इस पर एक रिपोर्ट है। और इसके रिपोर्ट, अब बोलिएगा रिपोर्ट पढ़ने जाए, रिपोर्ट नहीं पढ़ना है, बस इतना ही जानना है। अगर ज़्यादा जानना होता तो हम ज़्यादा बताते। GDP के बारे में बताएं ना ज़्यादा, GNP के बारे में ज़्यादा बताएं, तो कम पढ़ना है तो कम पढ़िए, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफिनीशन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इंग्लिश है, इंग्लिश वाला पहले सब लिख लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट is development that meets the needs of present, that meets the needs of present without compromising the ability of future generation, without compromising the ability of future generations to meet their own need.
डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Future generations to meet their own need. हिंदी वाले लोग भी लिख लीजिए कि विकास का वह संकल्पना, विकास की वह संकल्पना जो वर्तमान पीढ़ी के जरूरतों को बिना भविष्य की पीढ़ी के जरूरतों भविष्य के पीढ़ी के जरूरतों को कंप्रोमाइज का हिंदी क्या होगा? हाँ, बिना भविष्य के पीढ़ी के जरूरतों का समझौता करते हुए प्राप्त किया जा सके। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है कि हम लोग जैसे मान लीजिए सारा कोयला आज ही खत्म कर दें हम लोग, तो जो फ्यूचर जनरेशन है उसको बिजली कहाँ से मिलेगा? ठीक है। इंडिया के पास गोदावरी कावेरी बेसिन में बहुत सारा रिसोर्सेज है, नेचुरल गैस का और क्रूड ऑयल का, लेकिन इंडिया एक्सपोज नहीं कर रहा अपने आप को, और अपना रिसोर्स बचा रहा है। 110 रुपये हो गया पेट्रोल, लेकिन फिर भी नहीं सरकार अपना उत्पादन कर रहा है। अमेरिका, अच्छा ध्यान दिए, अमेरिका बहुत दिनों तक मिडिल ईस्ट कंट्रीज से पेट्रोल खरीदा, और अभी पिछले कुछ सालों में वो अपना क्रूड ऑयल अलास्का से निकालना शुरू किया। वो चाहता तो उस क्रूड ऑयल को पहले भी निकाल सकता था। तो ये सब स्ट्रेटेजिक होता है। सबको अचानक से अगर सबको, अब इंडिया के पास मान लीजिए लाखों टन सोना होगा, लेकिन इंडिया बचा के रखे हुए होगा, बता ही नहीं रहा है किसी को। सब देश ऐसा करता है। ठीक है, कि हम अपना रिसोर्स को बचाना चाहते हैं ताकि भविष्य के, हम लोग आखिरी पीढ़ी तो है न इंडिया में, भविष्य के, अगर मान लीजिए हम ही लोग से पहले वाला पीढ़ी सारा कोयला यूज कर लिया होता तो हम लोग अभी कैसे पढ़ रहे होते? ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि वर्तमान में जो पीढ़ी है वो उतना ही यूज करे ताकि भविष्य में भी सस्टेनेबिलिटी बरकरार रहे और भविष्य में भी विकास उसी रफ्तार से चले। ऐसा नहीं, आप मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, 1 करोड़ का कर्जा ले लीजिए, ठीक है, अब आप मर जाइए 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। अब ये कर्जा कौन चुकाएगा? आपका अगला पीढ़ी, तो उस पर बोझ पड़ेगा कि नहीं? तो इसीलिए बोलते हैं लिमिट्स टू ग्रोथ। ये जो क्लब ऑफ रोम दिया है कि समृद्धि जरूरी है, लेकिन उसका भी एक लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड ढंग से आप ग्रोथ किए जा रहे हैं सिर्फ, और इन्वायरमेंट पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और आजकल ऐसे भी पेरिस कंसेप्ट, इन्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन हो गया यूपीएससी के लिए, विशेषकर बीपीएससी में भी साइंस टेक में आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड सवाल पूछता है, और साइंस टेक का जो सवाल आता है वो अप्लाइड टाइप का आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सवाल पूछा कि एक सेकेंड बता देते हैं, अभी दिमाग में आया है तो कोई भी सवाल है, जैसे IRNSS है, साउथ एशिया सैटेलाइट का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? साउथ एशिया सैटेलाइट भारत सरकार लॉन्च किया कि जितना भी देश है साउथ एशिया में, भूटान, श्रीलंका, ये सब बेचारा छोटा मोटा देश है, इन लोग को भारत फ्री में सैटेलाइट और GPS पर प्रोवाइड करे। ठीक है,
तो अब इससे देखिए क्या फायदा होगा। अब मान लीजिए भारत का डिप्लोमेसी में काम देगा कि हम भाई तुमको फ्री में दे रहे हैं तो हमको भी कुछ दो। ऐसा तो नहीं है कोई किसी में दान करता है तो आप पे भी प्रेशर रहता है। अब मान लीजिए कल कोलंबो पोर्ट का बोली लगा तो इंडिया भी खरीद सकता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, अप्लाइड टाइप का लिखना है कि विकास को कैसे बढ़ा। जैसे बोल दे, अगर सिंपल सा सवाल पूछ दे कि जो कोविड-19 है वो कैसे डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया। कोविड-19 डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण योगदान है इसका। ठीक है, सिंपल सा सवाल कर दे कि इलेबोरेट कीजिए। ठीक है, एकदम अप्लाइड क्वेश्चन। कोविड-19 पढ़ के गए और सवाल पूछ दिया कि बताइए कोविड-19 डिजिटलाइजेशन को कैसे बढ़ावा दिया। ठीक है, देख रहे हैं आप यूट्यूब पे सब जगह लाइव। कोविड-19 में पूरा बंद था क्लास। अब जो भी काम हो रहा था सब अपना घर में बंद है तो काम कैसे हो रहा है। यहाँ से भी शिक्षा के क्षेत्र में देखिए सब ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए टेलीमेडिसिन शुरू कर दिया कि हाँ फोन पर आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, फोन पर ही बात कर लीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डॉक्टर आपको सलाह देंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है जियो टैग कीजिए, प्रोजेक्ट पूरा हो तुरंत उसको व्हाट्सएप पे डालना है। ठीक है, आज ही अभी ही डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ये सब भी जारी किया है कि जितना भी डॉक्यूमेंट है उस सबको डिजिटलाइज कीजिए। ठीक है, हर जगह डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है। तो अब प्रधानमंत्री के पास ही इतना टाइम है कि सब जगह जा जाके उद्घाटन करे। देख रहे हैं हर जगह क्या कर रहा है, जाके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ब्रिक्स समिट हो रहा है। पिछला साल देखे होंगे अगर तो ब्रिक्स समिट या फिर G7 सब सारा समिट कैसे हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो अब कोविड-19 तो बहुत खराब चीज था लेकिन उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। इंटरव्यू में दृष्टि IAS में जब देने गए थे तो यही पूछा कि सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 का निगेटिव इम्पैक्ट तो सबको पता है, आप ये बताइए हमको कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कोविड-19। तब वहां से लगता है कि कोविड-19 का भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इन्वायरमेंट पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, पोल्यूशन बहुत कम हुआ, दिल्ली से शिमला नजर आने लगा था चोटी। ठीक है, तो पोल्यूशन का लेवल बहुत कम हो गया, इन्वायरमेंटली बहुत फायदा हुआ। इन्वायरमेंटली फायदा हुआ, उससे सस्टेनेबिलिटी थोड़ा बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था दिल्ली में तो एकदम मौसम क्लियर हुआ। तो ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंट को फायदा हुआ, डिजिटलाइजेशन को फायदा हुआ, यही सब बोलना था। अगर दो चार चीज़ भी बोल दिए हो गया इंटरव्यू में। बस उसको ये देखना है कि जैसे आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको अंदाजा नहीं है कि आप इंटरव्यू का भी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ कोई इंटरव्यू का तैयारी तो करवाता नहीं कि स्पेशली आइए हम आपको बैठा के इंटरव्यू का तैयारी करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अब पिछले साल पूछा है, बहुत सवाल पूछा है यूपी PCS में कि कोविड-19 का पॉजिटिव इम्पैक्ट बताइए। BPSC भी इंटरव्यू में खूब सवाल पूछा 64वीं 65वीं में, हमसे ही पूछ दिया। गए पहले सर एक खतरनाक IG हैं रिटायर्ड बैठे हुए थे, एकदम जाते ही हमसे पूछे कि बताइए बुश फायर क्या था। 1 साल पुराना न्यूज हो गया था। तो हम बताए कि एक्चुअली उसका रीजन ये था ना कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ऑस्ट्रेलिया में तो ठंडा बहुत बढ़ता है, गर्मी का ड्यूरेशन जो है बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत सारे पर्यटक जाते रहते हैं जंगल वंगल में, इंटरफेरेंस ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ गया। ठीक है, कहीं से भी थोड़ा सा भी चिंगारी मिला पूरा जंगल में आग लग गया। ठीक है, ऐसे भी बहुत ज़्यादा जब हीट हो जाएगा, मान लीजिए सुने होंगे कभी कभी कि 46 डिग्री जब टेम्परेचर हो जाता है तो आमलेट उमलेट भी बना सकते हैं हम लोग छत पे, रोटी भी बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हीट अगर होते रहेगा कंटिन्यूअसली, मान लीजिए 46 डिग्री टेम्परेचर है 1 महीना तक, तो ऐसा संभावना है कि जो पत्ता है उसमें भी आग लग सकता है सेल्फ रूप से। और एक जगह जहाँ आग लगा पहले से ही तो पूरा हीट है, पूरा आग लग गया सब जगह। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ सिर्फ हम लोग प्री और मेंस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं,
इनडायरेक्टली हम लोग इंटरव्यू का भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड 2-4 कंसेप्ट है। हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में हमेशा कंसेप्ट पर ध्यान देना है। ठीक है, इससे रिलेटेड 2-4 कंसेप्ट है। एक है अनइकोनॉमिक ग्रोथ। अनइकोनॉमिक का भी हिंदी लिखना पड़ेगा क्या? क्या हो सकता है? गैर आर्थिक समृद्धि। लिख लीजिए, हम तो नहीं लिखेंगे, हम सेटिस्फाइड नहीं है। गैर आर्थिक थोड़ा अजीब लगता है, अगर जिसको लिखना है लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग जो ग्रोथ ले जा रहे हैं उस दिशा में ले जाएं जहां रिसोर्स ज्यादा लगे और ह्यूमन को कम फायदा हो, मनुष्य को कम फायदा हो और रिसोर्स ज्यादा लगे। ठीक है, तो वैसे ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं अनइकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, वैसा जहां पे हम लोग रिसोर्स ज्यादा खर्च कर रहे हैं, यानी संसाधन ज्यादा लगा रहे हैं और आउटपुट हमको मिल ही नहीं रहा। ठीक है, रिसोर्स ज्यादा और आउटपुट कम। रिसोर्स ज़्यादा हम लोग खर्च कर रहे हैं और आउटपुट मिल ही नहीं रहा है, तो वैसे स्टेज को हम लोग बोलते हैं अनइकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे मान लीजिए कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा स्कूल खोल दिए, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिए, हर गांव में स्कूल खोल दिए और टीचर का क्वालिटी नहीं है, तो आउटपुट निकलेगा। इसी को बोलते हैं अनइकोनॉमिक ग्रोथ, कि हम लोग खर्च भी कर रहे हैं और आउटपुट नहीं निकल रहा है। ठीक, तो ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना जहां पे हमारा खर्च हो, रिसोर्स जा रहा है लेकिन आउटपुट नहीं निकल रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अनइकोनॉमिक ग्रोथ। और दूसरा है जीरो ग्रोथ। एक और भी है, बहुत सारा देश अब चाह रहा है कि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को जीरो कर दें। जैसे वेस्टर्न कंट्री जो है, ब्रिटेन, ये सब, उन लोग चाह रहा है कि हम अपने ग्रोथ रेट जो है उसको जीरो कर दें। जीरो मतलब जीरो है कि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको जीरो कर दें। बोला कि तब बोलिएगा कि अच्छा ये कैसे हो सकता है, इसका क्या मतलब हुआ, क्यों कोई चाहेगा कि मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ जीरो हो जाए। ठीक है, तो पहले से उन लोग डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, उन लोग का जनसंख्या भी लगभग स्थिर हो गया है। ठीक है, क्या जनसंख्या भी वेस्टर्न कंट्रीज का कमोबेश लगभग स्थिर हो गया है। ठीक है, अगर जनसंख्या को स्थिर कर दें हम लोग, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम लोग नहीं बढ़ाएं, जीवन की गुणवत्ता को अगर मेंटेन रखें, जैसे जीवन के गुणवत्ता का मेंटेन रखने का मतलब यही हुआ जनसंख्या को स्थिर कर दें और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम पंखा चला रहे हैं तो पंखे में सोएंगे, हम कूलर एसी नहीं लाएंगे। अगर कूलर चला रहे हैं तो हम कूलर में ही सोएंगे, हम एसी नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एक सेव खाते हैं डेली,
तो एक ही सेव खाएंगे, 2 सेव नहीं खाएंगे, 1 सेव बाकी दूसरे के लिए भी छोड़ देंगे। ठीक है, एक तरह से कॉम्प्रोमाइज है। हमारे पास पैसा है फिर भी नहीं हम दूसरे का रिसोर्स खर्च करेंगे। ठीक है, और ये दोनों काम अगर हम कर लिए तो हम लोग जीडीपी का एक फिक्स्ड स्तर बना सकते हैं। फिक्स्ड स्तर को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जनसंख्या स्थिर है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हमारा मेंटेन किए हुए हैं, उसको नहीं बढ़ा रहे हैं। और नहीं बढ़ाना है। जनसंख्या को हम लोग अगर फिक्स्ड कर दें और लिविंग स्टैंडर्ड को नहीं बढ़ाएं, ठीक है, तो हम लोग एक जीरो ग्रोथ से भी काम चला सकते हैं। अब मान लीजिए बिहार बीपीएससी का क्या लेवल है, पूछ दिया व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ग्रोथ। हमको लगता है पिछले कभी पूछे हुए था व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब यही हुआ कि हमारा जो ग्रोथ है वो माइनस में जैसे कोविड के टाइम में सारा जगह प्रोडक्शन रुक गया, लॉकडाउन हो गया, तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ क्या हो गया, माइनस। तो जो माइनस में चल जाता है उसी को हम लोग नेगेटिव ग्रोथ कहते हैं। इसको कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए पिछला साल जीडीपी 100 था, ठीक है, 2019-20 में। अब 20-21 में मान लीजिए 23% कम गया तो 77 मान लीजिए आया, तो हुआ ना -23% ग्रोथ। अगर नॉर्मल सिचुएशन रहता तो अब 5% भी ग्रोथ रहता तो 105 पहुंचते हम लोग। अब इस गैप को भरने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए इस साल ग्रोथ सब प्रेडिक्ट कर रहा है कि इंडिया का 10-11% होगा, ठीक है। तब बोलिएगा कि -23 से कैसे आ गया, हम ये फर्स्ट क्वार्टर में था, ऐसा नहीं है कि पूरे साल में भी तो -7% ग्रोथ था ही। अब -7 अगला साल ग्रोथ कैसे बढ़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ओवरऑल ग्रोथ रेट -7% था, ठीक है, तो 93 था, तो ज्यादा कैसे दिखेगा। हम थे यहाँ 100, अब मान लीजिए 106% बढ़ा, ठीक है, तो 106 पहुंचे ना। लेकिन हम लोग कंपैरिजन कहाँ से करेंगे, पिछले साल से, तो ग्रोथ हमको ज़्यादा दिखाएगा। जब 100 से कंपेयर करते तब 6% ग्रोथ दिखाता, लेकिन चूंकि पिछला साल ग्रोथ रेट कम था, इसलिए इस साल ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा, ठीक है। जीरो ग्रोथ समझ गए। एक है रीबाउंड इफेक्ट। ये तो नहीं ना लग रहा है कि ये सब क्या क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो नहीं आप पढ़े हैं वो नहीं पूछेगा एग्जाम में, वही पूछेगा। यूपीएससी तो खास करके वही पूछता है जो आप नहीं पढ़ के जाइए। वो तो खोजता है पूरे किताब में कि कौन सा चीज नहीं पढ़ के गया। जैसे इस साल हिस्ट्री में एक सवाल पूछा था यूपीएससी कि 1935 के एक्ट में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही था। उसमें एक ऑप्शन में था, दो गो था स्टेटमेंट, उसमें एक स्टेटमेंट में था, सबको ही जानते हैं कि 1909 में ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का व्यवस्था कर दिया था। 1919 के एक्ट में उसमें और जोड़ दिया ईसाई ये सबको। 1935 के एक्ट में दलित सबको भी जोड़ दिया, लेकिन उसमें महिला सबको भी जोड़ा था। यही ऑप्शन में था कि महिला सब। अब सब सोचेगा कि अरे कंफ्यूज हो गया लड़का, जो अगर मान लीजिए सही से नहीं पढ़े हुए, बस एक शब्द आराम से जोड़ दिया महिला,
दलित भी लिखे हुए था, लेकिन एक महिला भी लिखे हुए था। अब बताइए, ये बात पता था कि 1935 के एक्ट जो आया उसमें महिला सबको भी रिजर्वेशन था हर जगह। आप लोग अभी लड़ ही नहीं रहे हैं। लड़े तो 35% दिया नीतीश कुमार। आप लोग लड़िए। रियल में मेरा मानना है ये शॉर्ट टर्म पेन देगा लड़कों को, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन है इसके लिए। लड़का सब देखते हैं, रिजल्ट आता है पूरा कमेंट करता है कि नीतीश कुमार बहुत गलत किया लड़कों के साथ, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका बहुत है। अब 2-4-5 साल तक थोड़ा दर्द होगा लड़कों को, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा है। आखिर आपको इक्वलिटी देना पड़ेगा। आज दीजिए या 50 साल बाद दीजिए, तो अगर आज ही दे रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। ऐसा थोड़े कितना दिन आप दबा के रखिएगा किसी को। दलित ही है तो रिजर्वेशन, मान लीजिए इतना साल इन लोग भी आंदोलन किया जनरल वाले कि नहीं रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे ही मोदी जी EWS की लाए, सब करने लगा। बहुत बढ़िया, मोदी जी बहुत बढ़िया काम किए। हाँ, EWS का कट ऑफ भी देख रहे हैं UPSC से लेके हर जगह। तो उसमें दुखी नहीं होना है कि ये गलत किए मोदी जी। मोदी जी गलत नहीं किए, उन लोग को भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये है कि थोड़ा ज़्यादा कर दिए, 10% की जगह अगर 5%, 7% ही करते तो ठीक है, फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन ये ध्यान दिए, जैसे ही EWS आया सब खुश हो गया कि बहुत बढ़िया मोदी जी। अच्छा, जो आरक्षण कल मतलब खराब लगता था आज अच्छा लगने लगा। तो आदमी फैसला क्या करता है? पर्सनल हित देख के करता है। कैसे OBC का जब रिजर्वेशन आया था तो कैसे सब चिल्ला रहा था कि नहीं बहुत गलत हुआ, एकदम अन्याय हो रहा है, ठीक है। हजारों साल से जो अन्याय हो रहा था उन लोग पे वो भूल गए। अब दलित सबको, अभी कितना दलित है जो विधायक MP का चुनाव जीत सकता है जनरल सीट पर? एक भी विधायक नहीं जीत के आया 2020 में। पिछला बार 2015 में एक अशोक चौधरी थे, वो जनरल सीट पर जीत के आए, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, अभी जदयू में मंत्री हैं, लेकिन इस बार कोई नहीं। तो आरक्षण जरूरी है हजारों साल से। अब मान लीजिए गांव का जो है लड़का, अब उसके लिए सरकार स्कूल ना खोले और उसके पास पैसा नहीं है प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए, वो कैसे पढ़ेगा? ठीक, तो फ्री एजुकेशन सरकार दे रहा है, ये भी तो एक टाइप का आरक्षण ही है। फ्री हेल्थ दे रहा है, ये भी एक टाइप का आरक्षण ही है। वेलफेयर स्टेट में आपको ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप किस लिए सरकार चल रहा है? कल्याणकारी राज्य अगर है तो आपको ये सब काम करना ही पड़ेगा, तभी बेहतर होगा, ठीक है। तो नीतीश कुमार से ज़्यादा दुखी नहीं होना है, ठीक है, और ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, ठीक है। ये बहुत ही मतलब क्रांतिकारी कदम है, बहुत ही क्रांतिकारी कदम हम समझते हैं नीतीश कुमार का। ये बहुत बड़ा स्टेप है जो आगे चल के अगला 20-30 साल में सोसाइटी में बड़े लेवल पे बदलाव ला देगा। रीबाउंड इफेक्ट, रीबाउंड इफेक्ट में हम लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है, हम लोग मानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो संसाधन का बचत करवाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पिज्जा डिलीवर होने लगा, ओला आ गया, ठीक है। तो हम लोग यही मानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो जनरल व्यू यही है कि हम लोग को रिसोर्स जो है उसको बचाता है, ठीक है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। रियल में ऐसा इसलिए नहीं है कि जैसे ही हम लोग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे? ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ेगा हम लोग क्या करेंगे? जैसे भारत के पास एक नया टेक्नोलॉजी आ जाए जिसमें हम लोग
जल्दी से जल्दी माइन कर सके कोल को। अभी कुछ दिन पहले ही कोल क्राइसिस, अगर जल्दी से जल्दी हम लोग कोल माइन करने सोचिए उस जमाना में, जिस जमाना में जैसे भी ये सब नहीं होता होगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आदमी कोयला कैसे निकालता होगा? गया आदमी खान से निकाल के आया, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी आ गया तो तुरंत तुरंत निकल जाता है सब जगह से माइन, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ा, अगर उत्पादन बढ़ गया है, उत्पादन ही नहीं बढ़ा, इससे क्या होगा? उत्पादकता बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बढ़ना हुआ प्रोडक्टिविटी। अच्छा, प्रोडक्टिविटी भी हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, इसका मतलब हमारे पास ज़्यादा सामान है, और उस सामान को अगर बेचेंगे तो हम मेरे पास पैसा भी आएगा। तो जैसे ही प्रोडक्टिविटी बढ़ा, हमारा आय बढ़ जाता है, इनकम हमारा बढ़ गया, ठीक है। अब मान लीजिए 5 कलम हम किसी फैक्ट्री में कर रहे हैं और 10 करने लगे, तो मेरा आय बढ़ेगा कि नहीं? इनकम बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे ही इनकम बढ़ेगा, मेरा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, उपभोग जो है कंजम्पशन बढ़ गया। अब जैसे ही कंजम्पशन बढ़ गया, हमको ज्यादा रिसोर्स चाहिए, तो क्या हुआ? हम लोग टेक्नोलॉजी का विकास किए थे कि रिसोर्स को बचाएंगे, पता चला कि रिसोर्स और जरूरत पड़ गया, ठीक है। यहीं से अनइकोनॉमिक ग्रोथ आया, जब रिसोर्स का बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करने लगे, नाजायज इस्तेमाल करने लगे, कि अगर हम मान लीजिए पंखा में भी रह सकते हैं आराम से अभी के समय में, अब कोई मान लीजिए एसी में रह रहा है, इसी को बोलते हैं अनइकोनॉमिक ग्रोथ। रिसोर्स का मिसयूज हुआ कि नहीं? अगर हम पंखा में रह सकते हैं तो एसी में चलाने का क्या ज़रूरत है? अभी एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं। अब इसमें ये नहीं सोचना है कि एसी वाला लोग गलत होता है, उन लोग पैसा का दुरुपयोग करने लगता है। रिबाउंड इफेक्ट समझ गए कि हम लोग चले थे टेक्नोलॉजी के विकास करने के लिए कि हम लोग रिसोर्स बचाएंगे, लेकिन रिसोर्स बचा नहीं, हम लोग रिसोर्स को और खपत बढ़ा दी, और ये साइकिल है। समझ गए? कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आ गया कि वर्तमान पीढ़ी के जरूरत को पूरा इस तरह से करना है कि भविष्य के पीढ़ी को नुकसान ना हो, ठीक है। वर्तमान पीढ़ी के मतलब उतना ही हम अभी कोयला यूज करें ताकि भविष्य के पीढ़ी में भी कोयला बचा रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो फ्यूचर जनरेशन के अब मान लीजिए नौकरी करता है कोई आदमी, ठीक है, तो यहाँ घर बना लिया, वहाँ बिल्डिंग बना लिया, वहाँ प्रॉपर्टी बना लिया, किस लिए बनाता है आदमी? ताकि फ्यूचर जनरेशन्स का लाइफ को हम सिक्योर कर सकें, ठीक है। तो यही काम करते हैं हम लोग, जब डेवलपमेंट करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो वहाँ भी हमको यही सोचना है कि फ्यूचर जनरेशन भी कैसे सेफ हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि सारा कोयला पेट्रोल आज ही यूज कर लिए और कल पता चला कि कोयला पेट्रोल ही नहीं बचा। हाँ, बहुत देश से आता है, इंडिया इंपोर्ट करता है बहुत, और अभी तो कोल क्राइसिस हो गया तो और भी ज़्यादा इंपोर्ट। ऐसे भी इंडिया में गुड क्वालिटी का जो कोल है वो बहुत कम है, ठीक, कुछ ही जगहों पर है जो अच्छे क्वालिटी, बहुत सारे जगह गुड क्वालिटी का कोल यूज होता है, तो वो सब इंडिया में इंपोर्ट करता है। ऐसे भी दूसरा रीजन ये भी स्ट्रेटेजिक रीजन भी है कि हम चाहते हैं कि मेरा बच के रहे, अफ्रीका से अगर सस्ता में खरीद लें और हम अपना कोयला बचा के रखें तो क्या दिक्कत है? तो रणनीतिक रूप से भी सरकार यही चाहता है कि मेरा रिसोर्स बचा रहे,
इंपोर्ट करने का ये मतलब नहीं हुआ कि इंडिया में कोयला नहीं है, ठीक है। अब ग्रोथ तो देख लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ भी देख लिए हम लोग, ठीक है। अब ग्रोथ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ग्रोथ। इसमें भी 3-4 छोटा छोटा चीज है। जैसे पिछला ही साल कोविड-19 आ गया, ठीक है, तो ग्रोथ हो गया कि नहीं कम, ठीक है। अब मान लीजिए सरकार बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बहुत सारा एफडीआई करवाना चाह रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो और इकोनॉमी को कैसे रिवाइज किया जाए, रिवाइव किया जाए, फिर से कैसे इसको ग्रोथ के बढ़ाना। तो इसमें 3-4 टर्म है, उसको देख लेना है, इजी है। एक होता है स्लो डाउन, अब बताइए स्लो डाउन का हिंदी क्या करें, आदमी लिखेगा धीरे चलना, बताइए। इसीलिए दिक्कत है इंग्लिश में, हिंदी में, इसलिए इंग्लिश से डरना नहीं। अब स्लो डाउन है, इसको पढ़ने में क्या दिक्कत है। इसमें क्या होता है, जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ कम जाता है, ग्रोथ रेट बोल दीजिए, ग्रोथ रेट कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ग्रोथ रेट था 6% और वो हो गया 3%, तो इसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमी में कि स्लो डाउन आ गया। यानी स्लो डाउन का मतलब हमारा जो ग्रोथ था वो ग्रोथ जारी है लेकिन कम गति से बढ़ने लगा, ठीक है। क्या निगेटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव ही है। 6 से 3 हुआ तो निगेटिव कहाँ हुआ। हाँ यार, वो तो होगा, ऑब्वियस बात है। तो निगेटिव ग्रोथ नहीं है, पॉजिटिव ग्रोथ ही है, लेकिन पहले से कम हुआ है। जैसे मान लीजिए 10% था तो 6% हो गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, सबर कीजिए, आगे आ रहा है। एक बार में इसीलिए न बोलते हैं, एक चीज समझना है, अभी आगे आ रहा है, निगेटिव में भी आ रहे हैं। अभी स्लो डाउन पढ़ रहे हैं तो स्लो डाउन समझिए, नेगेटिव ग्रोथ में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्रोथ पॉजिटिव ही रहता है, हमारा ग्रोथ बढ़ रहा होता है, लेकिन ग्रोथ का जो इंक्रीजिंग रेट है वो कम हो जाता है, ठीक है। 6% से 3% हो गया मान लीजिए, 12% से 5% हो गया। अब वो बेचैन होंगे अभी कि -5% हो जाएगा, तब क्या करेंगे सर, अगला वही है पढ़ना। ठीक है, ये समझ गए। एक है कॉन्ट्रैक्शन, हाँ इसी में है
दूसरा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन का हिंदी आप लोग खुद ढूंढिएगा। इसमें क्या है कि किसी तिमाही में, कोई भी क्वार्टर में, पता है ना कि 4 क्वार्टर में हम लोग जीडीपी ग्रोथ को एस्टिमेट करते हैं। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड, 3-3 महीना का होता है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो किसी क्वार्टर में क्वार्टर को हिंदी में तिमाही बोलते हैं। किसी क्वार्टर में अगर ग्रोथ रेट निगेटिव हो जाए, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोविड-19 आया, फर्स्ट क्वार्टर का ग्रोथ रेट कितना हो गया? -23%। तो उस प्रॉपर तिमाही को बोलते हैं, तब उस स्टेज को बोलते हैं हम लोग कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हमारा जीडीपी। और कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। ठीक है, तो मान लीजिए 100 था, अभी तक मेरा जीडीपी 6% से बढ़ रहा था, 106 हो गया, लेकिन अब -23% हो गया। इसका मतलब समझ रहे, 77 हो गया। यानी ये जो बेस था पिछले साल का, उससे कम गया। और ये कमेगा कब? जब निगेटिव ग्रोथ होगा। जब तक पॉजिटिव ग्रोथ रहेगा उससे नहीं कम होगा। ठीक है, तो किसी भी क्वार्टर में, अब क्वार्टर को कंपैरिजन कैसे करते हैं? क्या? लेकिन वो जैसे जब तक पॉजिटिव रहता है तब तक उसको स्लो डाउन बोलते हैं, जैसे ही निगेटिव आया उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें दिमाग नहीं लगाना, इफेक्ट है। ठीक है, तब बोलिएगा कि कॉन्ट्रैक्शन को भी आप यही नहीं बोलना चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन भी तो स्लो डाउन है, यही ना? यही है ना आपका कहना? हाँ, लग रहा है ना। तो फिर ये दूसरा टर्म क्यों आता? उसके लिए हम लोग अलग टर्म यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग अलग टर्म यूज करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जीडीपी के किसी क्वार्टर में, एक क्वार्टर में किसी एक क्वार्टर में अगर ग्रोथ निगेटिव हो जाए तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया? और एक टर्म होता है, बार बार आता है, रिसेशन। अब इसमें उनका जो है ना कंफ्यूजन दूर होगा थोड़ा। रिसेशन मंदी किसको बोलते हैं? कि इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, ये हम लोग कैसे पता लगाते हैं? तो वहां क्या था कि एक क्वार्टर में अगर ग्रोथ रेट निगेटिव आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन इसमें क्या है कि लगातार 2 क्वार्टर में, लगातार 2 क्वार्टर, 2 तिमाही में ग्रोथ रेट निगेटिव हो जाए, अगर 2 क्वार्टर में ग्रोथ रेट निगेटिव हो जाए तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि हमारे इकोनॉमी में मंदी आ गया है। एक क्वार्टर में अगर होता है, अच्छा भारत माना कि इंडिया में रिसेशन आया? नहीं आया, नहीं माना। ठीक है, क्यों नहीं माना? लेकिन 2 क्वार्टर में था निगेटिव ग्रोथ, था ना?
लेकिन चूंकि वो स्पेसिफिक केस था, उसको पता है कि कोविड-19 है, लॉकडाउन है, इस कारण से ये प्रॉब्लम है। जैसे ही हमारा इकोनॉमी खुलेगा, प्रोडक्शन होने लगेगा, फिर से हम लोग उस ग्रोथ को प्राप्त कर लेंगे। तो ये नेचुरल डिजास्टर था, इसलिए हम लोग इसको रिसेशन नहीं माने, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन में ये हो जाए तब फिर सरकार को ये मानना पड़ेगा कि रिसेशन आ गया है। अगर लगातार दो क्वार्टर को कैसे कंपेयर करते हैं, अप्रैल मई जून, मान लीजिए फर्स्ट क्वार्टर है, ठीक है, तो अप्रैल मई जून पिछले साल का इस साल से कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए पिछले साल में अप्रैल से जून में दो 2020-21 में और 2021-22 में 105 हो गए, ठीक है। तो हम लोग सेम क्वार्टर को इस फाइनेंशियल ईयर का पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे इस फर्स्ट क्वार्टर का ग्रोथ रेट कितना हो गया, 5%, ठीक है। ये बार बार आ रहा था इसलिए बता दिए, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है कि ऐसे ही करता है सरकार कि चारों क्वार्टर का ग्रोथ निकाल दिया फिर उसका एवरेज निकाल देता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक हमारा इकोनॉमी, जैसे मान लीजिए इन जनरल इंडिया का ग्रोथ 6-7% रहा है, ठीक है, और मान लीजिए अगला 3-4 साल तक ही हम मेरा 3% 4% पर चलते गए, तो हम मानते हैं उसमें कोई क्वार्टर नहीं है, उसमें बस है कि जनरल जो हमारा जो पोटेंशियल है, मान लीजिए 6 से, तो कितना भी समय तक वो चल, और फिर मान लीजिए 2021-22 में 6-7% है, ठीक है, और इस संभावना है कि अगले 3-4 साल 6-7% रहेगा। लेकिन हमारा 2022-23 से 3-4% आ जाए तो उसको बोलेंगे स्लो डाउन, और ये जब तक चलते रहेगा, फिर से मान लीजिए 2025 में आ गया 7% तो हम मान लेंगे कि स्लो डाउन खत्म हो गया, ठीक है। इसमें कोई क्वार्टर फिक्स नहीं। रिसेशन समझ गए? तो फिर बोलिएगा कि दो क्वार्टर में हो गया, अगर मान लीजिए तीसरा क्वार्टर में भी नेगेटिव ग्रोथ आया तो क्या करेंगे, उसको भी रिसेशन ही बोलते हैं। तो जब तक नेगेटिव ग्रोथ फिर रहेगा 2 क्वार्टर के बाद तो उसको रिसेशन ही बोलेंगे, ठीक है। जब तक रहेगा, 50 साल रहेगा तो 50 साल रिसेशन, ठीक है, कोई दिक्कत। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिप्रेशन, वो इससे भी खतरनाक है। रिसेशन डिप्रेशन का हिंदी वो सदमा वाला नहीं होता है, लेकिन सदमे जैसा है, ठीक है। अब डिप्रेशन का हिंदी क्या लिखे, सदमा, डिप्रेशन को डिप्रेशन ही रहने देते हैं। तो ये स्टेज कब आता है, ठीक है। महामंदी बोल सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। हम बुक में पढ़ते हैं, आप जो वो सब सही नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बुक वाला लिख दिया महामंदी तो महामंदी हो गया, ऐसा नहीं है कि जो बुक में, क्या, जोर से बोलिए, जोर से। अच्छा, कुछ होता होगा, देख लीजिएगा गूगल पे। क्या अवसाद, वही तो बोल रहे हैं, अवसाद सदमा क्या लिखिएगा, इकोनॉमी में यूज नहीं करते हैं। महामंदी टर्म हम यूज नहीं करेंगे, आप अगर समझने के लिए यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं,
ठीक है। डिप्रेशन उस स्टेज को बोलते हैं इकोनॉमी के जहां पे रिसेशन तो हो ही, साथ में डिफ्लेशन हो जाए। डिफ्लेशन मतलब समझ रहे हैं, वस्तु का कीमत गिरने लगे। गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइस है वो गिरने लगे। इन्फ्लेशन सबको पता है, ठीक है, उसी का उल्टा है डिफ्लेशन। जब गुड्स और सर्विसेज का दाम बढ़ जाता है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, और जब दाम घट जाए तो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे आएगा, एक पूरा चैप्टर है इन्फ्लेशन पर पढ़ना। हाँ बिल्कुल घटेगा, कंटिन्यू घटेगा, घटते ही जाएगा। जरूरी नहीं है, अब मान लीजिए 50 रुपया का कोई पेन था, ठीक है, अब वो 10 रुपया में बिकने लगा, तो आप कहिएगा कि 10 से फिर 9 हो जाए, ये जरूरी नहीं है कि 10। इन्फ्लेशन वाला टॉपिक आएगा, अभी बस इतना ही समझना है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी इतना ही एक कंसेप्ट पे, बस इसी को बोलते हैं रिसेशन। जो हो जाए, रिसेशन का वह स्थिति जहां पे वस्तु का कीमत भी गिरने लगे तो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। अब बोलिएगा कि ये कैसे हो जाएगा, कि वस्तु का कीमत कम कैसे हो जाएगा, बोलिएगा। ये तो समझ गए कि रिसेशन से ज्यादा खराब स्थिति है। इसमें है वेज स्टिकनेस। अब मान लीजिए कि कोई आदमी 50,000 में काम कर रहा है और सरकार बोले कि नहीं अब 10,000 में काम करना पड़ेगा, हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो कोई काम करना चाहेगा, दिन भर क्यों काम करेगा? तो उसी में क्या होता है कि हम भाई नहीं दे पाएंगे तुमको 50,000, रहना है तो जॉब कीजिए, नहीं रहना है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस स्टेज में बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी भी आता है। क्यों? वेज स्टिकनेस। वेज का क्या बोले, क्या? हाँ, मजदूरी में क्या बोले, वेज स्टिकनेस रहता है, यानी कोई कम पैसा पे क्यों काम करना चाहेगा? जिसको 1 लाख रुपया मिल रहा है वो 10,000 में काम करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। इससे क्या होता है कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि शुरू में लोग को पता नहीं चल पाता है, लगता है कि अच्छा ये कंपनी 10,000 दे रहा है ना, दूसरा कंपनी में हम कर लेंगे, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है ना कि सारा कंपनी का यही हाल होने वाला है। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक कंपनी में जॉब छोड़ दिया, अब अगला कंपनी में जाएगा, बोलेगा भाई हम भी 12,000 से ज्यादा नहीं देंगे, काम करना है तो करिए नहीं तो जाइए। ठीक है, तो इस कारण से बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ता है। अब बेरोजगारी अगर बढ़ गया, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप सामान खरीदिएगा कहाँ से? अगर 1 लाख सैलरी था और मेरा 10,000 हो जाए तो हम 10,000 खर्च कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा। बहुत बड़ा पैमाने पर जो बेरोजगारी हुआ था, बेरोजगारी रहे तो लोगों के पास पैसा कहाँ? हम बेरोजगार हैं तो कहाँ से पैसा आएगा हमारे पास? अब बैंक थोड़े ना, अब बैंक कहेगा कि हम बैंक लूट लेंगे सर। ठीक, तो ये सब लॉजिक नहीं देना है। ठीक है, तो बेरोजगार रहेगा तो आदमी, जाहिर सी बात है कि पैसा नहीं रहेगा, और जब उसके पास पैसा नहीं रहेगा, एक आदमी के पास नहीं, ऐसे ही बड़े पैमाने पर फैल जाता है, क्योंकि पूरा इकोनॉमी हमारा
निगेटिव में चल रहा है। अब प्लस यहाँ क्या होगा, यहीं से जब पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा, सामान वस्तु का दाम गिरने लगेगा। क्या यह हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कहिएगा कि नहीं हम समोसा का रेट 10 से 12 कर देंगे, तो कर दीजिए। एक समोसा से हम लोग पूरा इकोनॉमी को डिसाइड नहीं करेंगे, पूरा इकोनॉमिक तो ओवरऑल लेंगे ना। अब समोसा का सिर्फ क्या कि पेट्रोलियम का रेट बढ़ रहा है इस कारण से, तो अभी रिसेशन थोड़ी ना है। अब मोदी जी को थोड़ा सा है भी कि हमको हम हारेंगे ही नहीं तो क्या कर लेगा, बढ़ने दो। अभी 112 रुपया पेट्रोल है, तो वो सरकार के पॉलिसी पर भी डिपेंड करता। एक्चुअली हुआ क्या था, ये पेट्रोलियम प्राइस मजबूरी है सरकार का, ठीक है। सोच रहे होंगे कि मोदी जी इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि 112 रुपये पेट्रोल देंगे। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि जब भी पेट्रोल पंप पे जाते होंगे 2-4 श्लोक सुना के ही आते होंगे आदमी। क्या अगर नहीं भी जाते होंगे तो उनको मालूम तो जरूर होगा कि पेट्रोल, न्यूज वूज तो देखते ही होंगे। मोदी जी अलग दुनिया में नहीं जीते हैं, उनको पता ही होगा कि गैस का दाम 1000 हो गया है, पेट्रोल का। पेट्रोल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। पेट्रोल पर बात करें थोड़ा, ये समझ गए डिप्रेशन ज्यादा खराब स्थिति है, समझ गए। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेरोजगारी बहुत बढ़ जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाएगा तो लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा, और जब पैसा ही नहीं रहेगा तो वस्तु का दाम गिरने लगेगा, ठीक है। पेट्रोल पे थे हम लोग, और जब वस्तु के दाम गिरने लगेगा तो इस तरह से एक देश का जो इकोनॉमी है वो उसका लॉस हो जाएगा, पतन की अवस्था में चला जाएगा, ठीक है। क्या ये बोल रहे हैं क्या कि वस्तु की कीमत बढ़ने से भी इकोनॉमी पतन में चल जाएगा? अच्छा, पब्लिक तो बर्बाद हो ही गया, अब उसके पास बेरोजगारी है, पैसा नहीं है, तो ऐसे भी बर्बाद है पब्लिक। इकोनॉमी, अब पब्लिक से ही तो देश बना है, जब पब्लिक ही बर्बाद है तो देश भी बर्बाद है। अब मोदी जी थोड़े ना कि बैठ के पैसा छापते रहते हैं, और पैसा छाप देने से थोड़ी होगा। पैसा छापना रहता तो सबको मोदी जी पैसे छापने में लगा देते कि बैठ के भाई क्यों पढ़ रहे हो, सब पैसा छापो। तब फिर पता चलेगा कि एक बोरा पैसा में और एक समोसा मिल रहा है। जैसे कुछ दिन पहले न्यूज में था, साल 1.5 साल पहले जिम्बाब्वे में, वहां पे क्या हुआ कि लोग एकदम एक ब्रेड खरीदने के लिए एक एक बोरा पैसा उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो पैसा छाप, ये सब इन्फ्लेशन वाला टॉपिक में आएगा, ठीक है, इसलिए अभी बात नहीं करना चाहते हैं डिटेल में। पेट्रोल वाला में क्या दिक्कत है, पेट्रोल को लेकर बहुत चिंतित है, पेट्रोल को लेकर बहुत चिंतित है सब। पेट्रोल के साथ क्या समस्या है, बोलीविया में भी हुआ था, और एक और है नॉर्थ अफ्रीका में देश, कौन सा, वेनेजुएला, वहाँ का भी हाल खराब था। तो अमेरिका, उसके पीछे तो अमेरिका भी था, अमेरिका भी चाह रहा था उसका इकोनॉमी बर्बाद हो। पेट्रोल में क्या था कि पेट्रोल, मोदी जी जैसे ही आए पेट्रोल का दाम एकदम से कम हो गया, क्रूड ऑयल का $30 प्रति बैरल हो गया, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट पहले लगभग $100 के पास था, इसको बैरल बोलते हैं, और एक बैरल में होता है 159 लीटर,
बीपीएससी में ये भी पूछ सकता है कि कितना लीटर होता है एक बैरल में। ठीक है, देखिए हम पेट्रोल पर बात शुरू किए थे, लेकिन यहां से हो सकता है कल एक सवाल लड़ जाता। ठीक है, तो ये जो क्रूड ऑयल है उस समय हो गया इतना। अब सरकार सोचा कि अचानक से अगर हम मान लिया पेट्रोल का दाम 30 रुपये कर दें या 35 रुपये कर दें और कल बढ़ेगा तब क्या करेंगे? क्योंकि इंटरनेशनल चीज है, हमारा तो है नहीं कि हम प्रोडक्शन करके उसको मेंटेन कर पाएंगे, तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो सरकार क्या किया कि बहुत सारा टैक्स लगा दिया, कार्बन टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स लगा के सरकार इसको लगभग 65 रुपये के आसपास रखा पेट्रोल के दाम, जो कि 30 रुपये होना चाहिए, 35 रुपये। ठीक है, उसको लेके चल गए मोदी जी 65 रुपये और बोले कि जो पैसा आएगा ना उसको हम देशी के विकास के लिए तो खर्च करेंगे, हम कौन सा अपना हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 65 लेके चले गए। अब फिर से दाम हो गया है लगभग $70-75 प्रति बैरल। ठीक है, अब यहाँ पे इसको होना चाहिए था 65-70 रुपये पेट्रोल, लेकिन मोदी जी यहाँ 30 रुपया जो टैक्स लगा दिए थे अब वो हटा नहीं रहे हैं। उसके पीछे भी मजबूरी है कि रेगुलर इनकम आ रहा है सरकार से, उसको अभी पेट्रोल भरा है, सरकार के पास पैसा चल गया, तो जितना भी हजारों करोड़ रुपया सरकार को रेगुलर। कोविड-19 का सिचुएशन हो गया, अगर कोविड-19 नहीं आता तो निश्चित तौर पर मोदी जी पेट्रोल डीजल का दाम कम रखते, लेकिन सरकार के पास मजबूरी है। अब कभी कभी देखिएगा मोदी जी मंत्री जी सब बोल भी देता है कि बिहार सरकार को बोलिए ना कि अपना पैसा घटाए, सिर्फ हम ही क्यों घटाएं। ठीक है, तो अब इन लोग को मजबूरी है कि कोविड-19 से ऐसे ही इकोनॉमी का हालत खराब है। अब सोच रहा है कि यहाँ से पैसा आ रहा है, वहां से कुछ तो इकोनॉमी संभला हुआ है, उसको संभालना ज्यादा जरूरी है। पेट्रोल आदमी 95 रुपया में जो चढ़ रहा है 105 में भी चढ़ लेगा, भले 2 गाली दे के आएगा। ठीक है, तो ये रीजन था पेट्रोल। मोदी जी का भी मजबूरी है, मोदी जी का भी मजबूरी को समझिए। ठीक है, हमको लगता है जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, रिवाइव होगा, पेट्रोल का दाम कंट्रोल करेगा सरकार, अब नहीं बढ़ने देगा ज्यादा। 50 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाए, जीएसटी के दायरा में सरकार क्यों नहीं डाले? वही बोले ना, यहाँ से ज्यादा इनकम हो रहा है, जीएसटी में डालेगा तो कम इनकम हो जाएगा, तो सरकार इकोनॉमी का हालत ऐसे ही ठीक नहीं है। क्या? हाँ, ये भी एक रीजन है कि मोदी जी जान रहे हैं कि 90% लोग तो गरीब है। ठीक है, तो 10% लोग, तब बोलिएगा कि 90 ने मान लीजिए 30% ही, मान लीजिए 70% तो गरीब है। ठीक है, तो मोदी जी का टारगेट ये भी है। अब मान लीजिए कि आप गाड़ी से नहीं चढ़ रहे हैं, तो गरीब सब देख देख के खुश हो रहा है कि अच्छा पेट्रोल भराने का पैसा नहीं, गाड़ी खरीद लिया। गरीब को भी तो गाड़ी से अरे हम एक लॉजिक दे रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि गरीब अमीर। अब मोदी जी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो बैठ के सोचते रहे होंगे कि हम अंबानी के क्या भाई, हम मोदी जी नहीं है, हमको माफ कर दो, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमको मोदी जी के जगह हम होते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हाँ, उससे रिलेटेड जो बहुत सारा इंडस्ट्री है वहां पे आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक ओवरऑल इकोनॉमी को घाटा तो हो ही रहा है, ज्यादा महंगाई होगा तो लोगों। अब मान लीजिए, अब थोड़ा आपसे डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि सर आप इकोनॉमी के साथ क्या इकोनॉमी पढ़ा रहे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो बोल रहे हैं आगे आएगा ना, इन्फ्लेशन का टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें, ये सब बताया जाएगा। टोल टैक्स रोज का 150 करोड़ भारत सरकार को मिलता है।
भारत सरकार के पास देखिएगा हर जगह बिहार उहार में भी टोल टैक्स लगा दी। 1200 करोड़ ही मात्र लगता है 50 किलोमीटर का। तो आपको क्या कहना है, सरकार शोषण कर रहा है जनता का? रोज का 150 करोड़ थोड़ा होता है। ठीक है, फिर यहाँ कांग्रेस बीजेपी नहीं करना है, ठीक है, इकोनॉमी ठीक है। आप अच्छा बता रहे हैं देश का सिर्फ खर्च जो है सर। महंगाई बढ़ने से देखिए क्या होगा। एक सेकेंड, अभी नहीं, थोड़ा अभी 10-15 मिनट टाइम नहीं है क्या? तो ऐसा करते हैं ना, महंगाई को छोड़ते हैं, कल डिस्कस करेंगे। अभी 2 कंसेप्ट और बाकी है, अभी 2 मिनट बस चाहिए। कर दीजिए सर आज। एक और कंसेप्ट है मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन, मेल्ट मतलब क्या हो गया? पिघलना। डाउन मतलब नीचे, पिघल के नीचे आना। हिंदी में देखिए कितना दिक्कत है, ये बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत इंग्लिश आता है, हम भी आप ही लोग के कैटेगरी में हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा इंग्लिश में भी फोकस करना है, ठीक है। मेल्ट डाउन में क्या होता है कि जो शेयर बाजार है, ये सब टर्म है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पीसीएस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए। शेयर बाजार अगर अचानक से गिर जाए, इसी को बोलते हैं हम लोग मेल्ट डाउन। अब बहुत को विचार आ गया होगा कि शेयर बाजार भी पढ़ा ही दे, ठीक है। तो शेयर मार्केट के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, शेयर मार्केट आगे आएगा, ठीक है। बट इकोनॉमिक टर्म है कि शेयर मार्केट, सुने होंगे अचानक से कि सेंसेक्स 1000 गिर गया, लाखों करोड़ का नुकसान हो गया इन्वेस्टर को एक ही दिन में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जब शेयर बाजार अचानक से गिर जाए, ठीक है। मान लीजिए था 35,000 पे और एक ही दिन में लॉस होके 30,000 आ जाए, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग मेल्ट डाउन। अब बोलिएगा 35,000 30,000 नहीं समझ में आ रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा है, पचा लीजिए, आगे आएगा, ठीक है। बस अभी इतना ही समझना है कि शेयर बाजार उसमें क्या होता है ना, शेयर बाजार में वो एक बेस था 100 या 1000 का, 100 का बेस था। और 1 अप्रैल 1790 को जो 1979 को जो शुरू हुआ था शेयर मार्केट, वहां पे मान लीजिए 100 रुपया था। तो 35,000 का मतलब हो गया कि उस समय जो प्रॉपर्टी था उसका 350 गुना हो गया। सिंपल सा लॉजिक यही है, ठीक है। शेयर बाजार में आगे आएगा, मतलब उस समय मान लीजिए भारत के शेयर मार्केट का प्रॉपर्टी 100 था, तो आज 35,000 हो गया, ठीक है। मेल्ट डाउन समझ गए कि जो है शेयर बाजार या फाइनेंशियल मार्केट सब आएगा, सब आएगा। फाइनेंशियल मार्केट को वित्तीय बाजार बोलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट या शेयर बाजार में अचानक से गिरावट आ जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेल्ट डाउन। इसका सॉल्यूशन भी बताना था ना। अब हम लोग सोच रहे होंगे खाली बता रहे हैं स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन आ गया, इससे रिवाइव कैसे करें इकोनॉमी को, लेकिन इसको पढ़ाने में लगता है टाइम हो जाएगा थोड़ा। तो कल अच्छा, लेकिन आधा घंटा पढ़ सकते हैं आप लोग क्या? अच्छा क्लास है अभी, अच्छा। तो कल हम लोग सॉल्यूशन भी बताएंगे
अभी तक बहुत रिसेशन डिप्रेशन कर लिए, स्लो डाउन कर लीजिए। अब इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करना है। और एक और चीज कल पढ़ेंगे, जीडीपी का लिमिटेशंस। जीडीपी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अगर हमको याद आया तो आप बताइएगा, आते हैं कि वो क्योंकि छूट जा रहा है, कल भी पढ़ाना था, आज भी पढ़ाना था। जीडीपी का जो लिमिटेशंस है उसको पढ़ाना है कल, ठीक है। आते ही पहले याद दिलाइएगा कि जीडीपी का लिमिटेशंस पढ़ाना।